नमस्कार भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए बिहार में जहां एक तरफ राजनीतिक माहौल गर्म है, वहीं कुछ विषयों पर उन राजनीतिक विषयों से इधर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान होते हैं रजनीश जी दरभंगा से जुड़ते हैं। ये अलग अलग विषयों पर जो लोग हैं उनको लेके आते हैं कि भाई ये विषय भी बिहार में बेहद ज़रूरी है। और वाक़ई में बहुत टिपिकल विषय रजनीश सर हमारे साथ जोड़ते हैं और भारत लाइव के दर्शकों को बताते हैं। आरजेडी से सैनिक प्रकोष्ठ के ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। रजनीश जी दरभंगा से जुड़े हैं और आज जिन विषयों पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, देखिए बिहार में देखा जाता है तो बिहार जो भूमि रही है, संस्कृति से लिप्त ये भूमि रही है। यहाँ पर कई बड़े-बड़े लेखक पैदा हुए, कई साहित्यकार पैदा हुए। कला संस्कृति से जो मिश्रण अपना बिहार है, इसकी छवि अब विदेशों तक जा पहुंची है, जहां पर बिहार की जो लोक कला या फिर जो बिहार में जो साहित्य है, बिहार के जो लेख हैं, उसको बड़ा मतलब चाव से वो पढ़ते हैं और इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन बिहार में कई ऐसे साहित्यकार ऐसे भी हुए जिनको बहुत ज़्यादा बिहार सरकार ने सम्मान नहीं दिया या बिहार के लोगों ने उनके बारे में बहुत जानने की कोशिश नहीं की है। आज के इस विषय पे आज के इस इंटरव्यू में रजनीश सर कुछ ऐसे ही साहित्यकारों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। उनको किस तरीके से सम्मान दिया जाना चाहिए था, उनको क्या उनके लिए करना चाहिए, उनकी पारिवारिक स्थितियाँ अभी क्या हो गई हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज हमारे साथ रजनीश सर जुड़े हैं दरभंगा से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद। रजनीश जी, आज हम जिस साहित्यकार के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, कवि राम सकल विद्यार्थी जी, जिनका निधन हो चुका है, लेकिन उनकी जो रचनाएँ हैं, उनके बारे में चर्चाएँ काफ़ी होती हैं। आप बार-बार हमेशा जब हम इंटरव्यू के पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि इनकी रचनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो कवि राम सकल विद्यार्थी जी हैं, उनके बारे में ज़रा-सा बताइए, फिर आगे की चर्चा हम बढ़ाते हैं। विद्यार्थी जी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ही था, बाद में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ। नामापुर गांव में के थे और वह रेलवे में कार्यरत थे। रेलवे में गुड सुपरिटेंडेंट से रिटायर हुए और जब वह मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे तभी उन्होंने कविता लिखी थी, जो उस समय के मशहूर पत्रिका पुस्तकालय में छपी थी। और आप समझ सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन में ही थे, उसी के आसपास उन्होंने एक गीत भी लिखा था, स्वागत है श्रीमान आपका मिथिलांचल के इस प्रांगण में। यह उन्हीं का लिखा हुआ गीत है, जो आज भी उधर कोई समारोह होता है तो स्वागत गान के रूप में यही गीत गाया जाता है। तो गीत विधा पर बचपन से ही कैसी उनकी पकड़ थी। साइंस भी वो साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी ये सब जानते थे, लेकिन साहित्य पर उनका गहरा पकड़ था। फिर 50 के दशक में ही उन्होंने किरणमयी एक किताब लिखी थी, जो अमरावती, जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसे बिहार सरकार ने अपने ग्रेजुएशन के कोर्स में भी शामिल किया था। और उन्होंने पूरे देश में बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, कवि सम्मेलन में ही सही। मतलब जो संत महात्माओं का एक गुण होता है, जो देश में आज रेलवे, हवाई जहाज है, पहले के संत महात्मा होते थे तो पैदल ही चल देते थे। जैसे गुरु नानक देव पंजाब से शुरू हुए और नॉर्थ ईस्ट परशुराम कुंड तक गए थे, कश्मीर गए, अरब गए। इसी तरह से श्री कवि राम सकल विद्यार्थी जी पूरा भारतवर्ष भ्रमण किए हुए थे। मतलब असम हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, दक्षिण भारत में बेंगलोर हो, पूरा देश देखा था। और भारतवर्ष के चोटी के कवियों के साथ उन्होंने कवि सम्मेलन में शिरकत की थी। बिहार के नाम धन्य और मूर्धन्य कवियों जैसे स्वर्गीय श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी, बाबू आरसी प्रसाद सिंह, फिर और जितने बड़े बड़े कवि, मुक्ति बोध, बुद्धिनाथ मिश्र, उत्तर प्रदेश के कई बड़े बड़े कवि, फिराक गोरखपुरी, विद्यानिवास मिश्र, इन सब से उनका
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनसे वो बनारस में मिले थे। तो बिहार यूनिवर्सिटी, श्री अवधेश नंदन, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका साहचर्य रहा और उन्होंने बड़े धरातल पर बिहार के साहित्य की सेवा की, खास की नवगीत की। तो सर जो उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में सबसे बेहतरीन रचना क्या थी जिस वजह से वो काफी चर्चा में रहे थे, उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रचनाओं में क्या हो रहा है कि आप भी कविता पढ़े होंगे और मैं भी पढ़ा हूं और सब लोग पढ़ते हैं। तो कविता में और गद्य में आपको एक अंतर लगेगा। कविता क्या है, वो कि गीत की तरह है कि स्वतः मुंह पे आ जाए, स्वतः लोग पढ़ने लगे। जैसे एक मैं कह रहा हूं, एक हिमालय कविता था कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। इसी तरह शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता थी हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, तो उसमें था नीर न दो चाहे टहनी को, लेकिन उन्नत उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब कविता का एक ये होता है कि उसमें एक लय अपने आप मुंह से फुट पड़े। और कवि जो होता है तो उसमें एक ऐसा होना चाहिए कि वह ऐसी कविता, ऐसी उपाधि, ऐसे छंद, मतलब आप कह सकते का प्रयोग करे जिससे कि वह लोगों के मुंह से, मतलब इट शुड रेजोनेट द हार्ट एंड माइंड एंड शुड कम आउट ऑटोमेटिकली। तो ये तभी होता है जब कवि के अंदर कोई ज्ञान का रस, जैसे चीनी की तरह पकते पकते ईख का रस गुड़ बन जाता है, अपने आप स्वतः फूट पड़ता है। तो और उसकी आंख खुली हो, वह शब्दों को तौल रहा हो। तो उन्होंने इस तरह से जो अपने पूरे अनुभव को, जो एक ज्ञान का रस बन के बह पड़ा है, मुझे लगा कि सबसे बेहतर उन्होंने आग का पौधा एक लिखा था, जिसमें समसामयिक बातों पर उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट और सत्यवादिता से उन्होंने अपनी वाणी को व्यक्त किया। और उस में एक गीतों वाला रस भी है, जैसे मैं कहता हूं अमर पंथ का राही हूं, अमृत तो मैं बांटता हूं, इस तरह का लाइन उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने अभी हाल ही में उनकी 91 ईयर्स 21 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई, तो उसी के पुण्य तिथि में मैं उन्हें याद कर रहा हूं। और मैं आज भी ए टीयर ड्रॉप फ्रॉम मी, क्योंकि वो मेरे ही गांव के थे। द इंटायर विलेज मिस्ड हिम। बूढ़ा हो गए थे लेकिन बरगद की तरह खड़ा थे। और हिंदी भाषा ही ने उनको हिंदी, मैथिली, संस्कृत, इवन ऑन इंग्लिश, ही वाज हैविंग द, मतलब आई कैन से द कमांडिंग रेस्पेक्ट बोलने चालने में। और वोकेबलरी तो इतना बृहद था और मेमोरी भी उतनी अक्षुण थी। मैंने कह सकता हूं कि ही इज ए टॉकिंग डॉक्यूमेंट ऑन बिहार एंड उत्तर प्रदेश पोएट्स। कभी मैं पूछूं शारदा सिन्हा जी के बारे में, पूरा डिटेल्स बता देंगे, कब उन्होंने पहला गीत लिखा, कहाँ शादी हुई, कहाँ क्या हुआ। आरसी बाबू के बारे में पूछूं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बारे में पूछूं, किसी के बारे में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे संस्मरण वैसे सुना देते। उनका हम लोग एक इंटेलेक्चुअल, हमारे गांव ने एक्चुअली दो, आई कैन से प्रोड्यूस द 2 डायमंड्स ऑन द कैनवस ऑफ द लिटरेचर। वन श्री विद्यार्थी जी और दूसरा डॉक्टर आष्टनारायण राय। विद्यार्थी जी को विश्व सहस्राब्दी सम्मेलन में दिल्ली में सम्मानित किया गया, कई विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से दिया। और दूसरा डॉक्टर आष्टनारायण राय हैं, जो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के समाजवादी। तो इन दोनों में बड़ा गहरा अपनापन भी था, हम लोग कहते भी थे। और इवन कवि श्री विद्यार्थी ही कहते थे कि डॉक्टर आष्टनारायण राय इज माय इंटेलेक्चुअल हियर, मतलब उनका मानस पुत्र उनको कहते थे। वो भी है, उन्हें मैक्सिको का सरकार ने सम्मानित किया है। तो इन पर माने साहित्य का इतना अध्ययन था, इतनी जागरूक आंख थी कि समाज में जो हो रहा उसके बारे में इनका ज्ञान एक रस की तरह कविता में फूट पड़ा। वह पाठकों को पढ़ने में एक गीत की तरह लगता है। इसलिए हम नवगीत के में इनको एक अग्रणी कवि के रूप में याद करता हूं। एक बार कवि सम्मेलन में श्री रामलखन राय साहब और एक महतो साहब हैं, इन लोगों ने भी, समस्तीपुर के कई बड़े कवि सब हैं, उन लोगों भी, नौशाद जी, तरुण जी थे,
इन लोगों काफी इनको याद करते थे और मैंने देखा है बराबरी के स्तर पे बातचीत करते। तो सर एक प्रश्न ये रहेगा कि चूंकि साहित्यकार थे, आपके ही गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के थे, कहा जाता है कि जिस ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े कलाकार पैदा होते हैं, साहित्यकार पैदा हो गए, लेखक पैदा हो गए, गांव जो है कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके गांव के क्षेत्रों में कितना इन्फ्लुएंस लोग कर पाए हैं? क्या उनके सम्मान में क्या कई और साहित्यकार भी आपके गांव में हैं, उनको उनको मतलब अपना आइडल मान करके? नहीं, जो साहित्यकार है, खास के जो कवि है, ये आपको सरस्वती की जो महिमा होगी तभी आप कवि बन सकते हैं। आप साइंस पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, खास करके उनसे लेकिन लोगों ने जो इंस्पायर लिया कि उन्होंने खास के महिलाओं के एजुकेशन पे, लड़कियों की बराबरी पर वो माने काफी इसके लिए प्रयासरत थे। उन्होंने अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक इंजीनियर बनाया। तो उस समय 50 के समय का मैं कह रहा हूं, उसके दशक में भी उन्होंने अपने लड़कियों को भी इक्वली एजुकेट कराया। जो मतलब समझ सकते हैं, पीजी, एमए, एमएससी उन्होंने लड़कियों को एजुकेशन दी। और इसके कारण क्या हुआ कि लोगों में बहुत इंस्पिरेशन इस तरह से हुआ कि वह केवल बात के कवि नहीं थे, व्यवहार में भी। और आजकल जो हो रहा था काफी चीज, जैसे देख रहे हैं महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है, जो घरेलू हिंसा हो रहा है, लोग एक वाइफ को छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं, फिर किसी किसी के साथ आशिकी करते रहते हैं, फिर घर में आके अपनी पत्नी से लड़ते हैं। मेघालय में उनकी बड़ी यात्रा थी। मेघालय में आप जाइएगा तो 45% घर को लीड करती हैं लेडीज। क्यों? उसका मेन कारण या तो हस्बैंड किसी के साथ जाके रह रहा है, या हस्बैंड शराब उराब पी करके मारपीट करता है। तो ये जो घरेलू हिंसा होती थी, जो महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता था, जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, इस पर वो काफी तल्ख थे। लोग, एक बेटा एक बेटी है तो बेटा को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भेजते थे, ज्यादा पैसे खर्च करते थे, लड़कियों को इग्नोर करते थे। तो कि ठीक है लड़की गांव के स्कूल में ही पढ़ लेगी, इस मामले पे वो भारी बहुत ही ज्यादा तल्ख रहते। फिर जातिवाद का जो पॉजिटिव था, आज आप देख रहे हैं कि खानदानी निजामों को नष्ट किया जा रहा है, कुल खानदान को गाली दिया जा रहा है, इस पर बड़े तल्ख थे। अब देखिए वेस्टर्न एजुकेशन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लोग केस फाइल करे, अब लड़का लड़का से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगा। सीनियर सिटीजन को कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सरकार मनरेगा नरेगा मजदूरों को तो देती है, लेकिन बूढ़ों को महीना में 400 रुपया देती है, बूढ़े लोगों को रिक्शा खींचते देखते थे। इस सब मामला पे उनके कविता में बड़े तल्ख टिप्पणी हुई है। और जब भी वो कहीं पर जाते थे तो कवि सम्मेलनों में, तो इन मामलों पर बड़े बेबाकी से बोलते थे और सरकार को चेतावनी देते थे। इसलिए कि इंस्पायरेशन तो है ही, इसीलिए मैंने गांव के लोगों से भी एक मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जिस तरफ से उनका घर है उस स्ट्रीट का नाम कवि विद्यार्थी स्ट्रीट कर दिया जाए उनके सम्मान में। क्योंकि साहित्यकार कभी कभी होता है, साहित्यकार जो सेवा करता है वो दान और पुण्य से भी बड़ा सेवा है। मान लीजिए आपने किसी को 1 किलो घी दे दिया, लेकिन वो टीबी का बीमारी है या पेट का बीमारी है, वो घी खा के मर भी सकता है। लेकिन साहित्यकार जो एक सेवा कर देता है, जो वेद लिख के कोई चला गया, तुलसीदास ने जो रामायण लिख के चला गया, दिनकर ने कहा था कि रामायण, तुलसी रचित रामचरितमानस, इट इज स्टिल कमांडिंग द रेस्पेक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियंस। जो गीता में कहा के वेद व्यास चले गए, वो एक ऐसी सेवा है, वो एक ऐसी संस्कृति की जिससे कि दुनिया में उसका चिराग जलते रहता है। भारत का नाम गीता और वेद से ही है, आप भी जानते हैं जी। तो ये जो उन्होंने सेवा करके गया है, साहित्य की सेवा, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा दान पुण्य करके वो गए हैं। तो हमारी इंस्पिरेशन है, वो बने ही रहे। लेकिन हम लोगों में ऐसी प्रतिभा अभी तक नहीं हुई। तो कोई बड़ा गांव के लोगों ने उनके लिए जो कुछ भी किया है, फिर आगे भी वो करेंगे। सरकार की तरफ से उनके परिवार को कुछ मदद मिल पाई है? साहित्य अकादमी की तरफ से कुछ उनके लिए हो पाया है? नहीं, सरकार के तरफ से उनको परिवार को मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने एक संपन्न परिवार के थे। भगवान के दया से उनको, लोग कहता है कि धन
रत्न माने हीरा जवाहरात और सुंदर पत्नी, ये सब ईश्वर की दया से मिलता है। भगवान ने उनको सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ने अच्छे से संपन्न किया था। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया, सभी अच्छे जगह पर, लेकिन सरकार के तरफ से उनको उतनी नहीं मिली सम्मान जो मिलना चाहिए था। उनके एक मित्र दुर्गेश राय समस्तीपुर के, वो संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन उन्होंने भी उनका ख्याल नहीं किया। जैसे और साहित्यकार वर्ग में भी जैसे सी बाबू थे और जानकी वल्लभ शास्त्री, वो हमेशा इनका ख्याल करते थे, लेकिन और जो साहित्यकारों का वर्ग था उन लोगों में ऐसी बेचैनी मैंने नहीं देखी। जैसे आप देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आपने सुना, उनको इस फलक पे कौन लाया? नलिनी बिलोचन शर्मा ने। तो इस तरह से उनके आगे पीछे उनका पैरवीकार साहित्यिक परिषद में कोई नहीं था और सरकार में भी नहीं था, इसलिए उनको वो नहीं मिला। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम विषयों पर जो राम शकल विद्यार्थी हैं उनके विषय पे भी बात आपने की है, और जो बिहार के साहित्यकार हैं उनके सम्मान के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, खास तौर पे नवयुवकों को जो इस क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने जो एक धरोहर है उस धरोहर को कैसे आप संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, रजनीश सर ने बता दिया है। तमाम विषयों पर हम इनसे बार बार जुड़ते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।